कल्पना कीजिए 14 जुलाई 1789 की सुबह है। पेरिस शहर में ना अजीब सा माहौल है, अफवाहें हैं, डर है। हाँ। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का हुक्म दे दिया है और लोगों को डर लग रहा है कि कहीं सेना गोली ना चला दे। बिल्कुल। बस यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसने ना सिर्फ फ्रांस बल्कि सच में पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सही। आज हम फ्रांसीसी क्रांति की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास इतिहास की एक किताब के कुछ हिस्से हैं जो हमें उस दौर की उथल-पुथल, उसके कारण और उसके नतीजे समझने में मदद करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम तारीखें रट लें या घटनाएं जान लें। हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि जो विचार है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आज हमें बड़े नॉर्मल लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर इनका भी एक इतिहास है। ये कैसे पैदा हुए और कैसे फ्रांसीसी क्रांति ने उस दुनिया की नींव डाली जिसमें हम आज हैं। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी राजशाही खत्म हुई और कैसे अधिकारों की एक बिल्कुल नई भाषा सामने आई। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय के फ्रांस से। 1774 का साल, लुईस 16 गद्दी पर बैठे, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी उनके सामने। हाँ। शाही खजाना बिल्कुल खाली था। ऐसा क्यों था? मतलब क्या वजह थी इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, खजाना खाली होने के कई कारण थे। पहला तो ये कि फ्रांस ने बहुत लंबे समय तक युद्ध लड़े थे। अच्छा। उससे पैसा बहुत खर्च हुआ। फिर फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों की मदद की थी। हाँ, ब्रिटेन के खिलाफ। हाँ, उनके कॉमन दुश्मन ब्रिटेन से आजादी दिलाने में। अब इस मदद का नतीजा ये हुआ कि फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी ज्यादा का कर्ज और चढ़ गया। बाप रे। हाँ, जबकि पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ था ही, तो सरकार पर ब्याज चुकाने का दबाव बहुत बढ़ गया। और फिर वो जो वर्साय का शानदार महल था, हाँ, उसकी शान शौकत, बिल्कुल, उसे बनाए रखने में, राज दरबार चलाने में बेतहाशा फिजूल खर्ची होती थी। तो मतलब पैसा जा ही रहा था। हाँ, तो नतीजा ये हुआ कि सरकार को अपने रोज के खर्चे चलाने के लिए, जैसे सेना का रखरखाव, सरकारी दफ्तर चलाना, इन सब के लिए टैक्स बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। वो मजबूर हो गए। और उस वक्त का फ्रांसीसी समाज कैसा था? मतलब क्या टैक्स का बोझ सब पर बराबर पड़ता था? नहीं नहीं, यही तो असली प्रॉब्लम थी। अच्छा। 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 हिस्सों या कह लें एस्टेट्स में बटा हुआ था। 3 एस्टेट्स? हाँ, पहला एस्टेट था पादरी वर्ग का, चर्च के लोग। ठीक है। दूसरा एस्टेट था कुलीन वर्ग का, मतलब अमीर जमींदार, शाही खानदान के लोग। ओके। और तीसरा एस्टेट वो थे बाकी सब लोग, यानी आम जनता। हाँ, आम जनता, व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, मजदूर, नौकर, सब के सब इसी तीसरे एस्टेट में आते थे। और आबादी का कितना हिस्सा थे ये लोग? देखिए, लगभग नसीब आबादी तो किसानों की ही थी, लेकिन मजे की बात यह है कि जमीन के मालिक किसान बहुत कम थे। अच्छा। करीब 60% जमीन पर या तो कुलीनों का कब्जा था, या चर्च का, या फिर तीसरे एस्टेट के ही कुछ अमीर लोगों का। तो फिर नाइंसाफी कहाँ थी? सबसे बड़ी नाइंसाफी ये थी कि जो पहले 2 एस्टेट्स थे ना, पादरी और कुलीन, हाँ, उनको जन्म से ही कई खास अधिकार मिले हुए थे, और सबसे बड़ा अधिकार था टैक्स से छूट। क्या बात है! मतलब सारा टैक्स का बोझ तीसरे एस्टेट पर था। उस किताब में एक कार्टून भी है, बड़ा दिलचस्प। हाँ, मैंने देखा, मकड़ा और मक्खी वाला। हाँ, कुलीन मकड़े की तरह है और किसान मक्खी की तरह, जिसे वो चूस रहा है। बिल्कुल वही हालत थी। तो एक तरफ तो खजाना खाली, सरकार टैक्स बढ़ाना चाहती है, दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जहां सारा बोझ एक ही तबके पर है। स्थिति तो मतलब काफी तनावपूर्ण रही होगी। बिल्कुल, और इसमें एक और चीज ने हालात और बिगाड़ दिए, वो था जीविका संकट। जीविका संकट? वो क्या था? हुआ ये कि फ्रांस की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। अच्छा। 1715 में करीब 2.3 करोड़ थी, जो 1789 तक बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। काफी बढ़ गए। हाँ, लेकिन अनाज का उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। नतीजा क्या हुआ? कीमतें बढ़ गई होंगी। बिल्कुल, लोगों का जो मुख्य खाना था पाव रोटी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। और जो मजदूर थे, उनकी मजदूरी उस हिसाब से बढ़ी नहीं। तो अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी होती गई। और फिर अगर फसल खराब हो जाए तब तो? हाँ, वही, जब कभी सूखा पड़ जाता या ओले गिर जाते, फसल खराब हो जाती, तो स्थिति भयानक हो जाती थी। रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता था। इसी को जीविका संकट कहा गया। इसी मुश्किल दौर में क्या समाज के अंदर कुछ नया भी हो रहा था, कोई बदलाव? हाँ, हो रहा था।
उसी तीसरे एस्टेट के अंदर ना एक नया ग्रुप उभर रहा था जिसे हम मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग कह सकते हैं। अच्छा, मिडिल क्लास। कौन लोग थे इसमें? इसमें सौदागर थे, बड़े निर्माता थे, वकील थे, प्रशासनिक अफसर थे। पढ़े लिखे लोग। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने या तो ऊनी और रेशमी कपड़ों के व्यापार से या समुद्री व्यापार से पैसा कमाया था। और ये पढ़े लिखे भी थे। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है कहानी में। वो क्या? ये जो नया मध्यम वर्ग था ना, ये जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार मिले हुए थे कुलीनों और पादरियों को, उनके सख्त खिलाफ था। उनका मानना था कि भाई समाज में किसी की हैसियत उसकी योग्यता से तय होनी चाहिए। हाँ, इस बात से नहीं कि वो किस खानदान में पैदा हुआ है। सही बात है। वे चाहते थे कि समाज में आजादी हो, सबके लिए कानून बराबर हो और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। और इस सोच को हवा कहाँ से मिल रही थी? इस सोच को हवा मिली कुछ दार्शनिकों के विचारों से, जैसे जॉन लॉक थे, जॉन जैक रूसो थे। हाँ, नाम सुने हैं। लॉक ने कहा कि राजा को कोई दैवी अधिकार नहीं होता, वो निरंकुश नहीं हो सकता। हाँ। रूसो ने कहा कि सरकार बननी चाहिए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते से, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। फिर मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसमें उन्होंने कहा कि सरकार की ताकत बटी होनी चाहिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। अरे वाह, ये तो आज भी होता है कई देशों में। बिल्कुल, ये आइडिया वहीं से आया। और अमेरिका का जो संविधान बना था जिसमें लोगों को व्यक्तिगत अधिकार दिए गए थे, वो भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना इन लोगों के लिए। और ये जो नए नए आइडियाज थे, ये आम लोगों तक कैसे पहुंचे थे? सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में बात हो रही थी? नहीं नहीं, ये सिर्फ पढ़े लिखों तक सीमित नहीं रहे। कॉफी हाउस होते थे, सैलून होते थे, वहां इन पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। अच्छा। किताबें छपती थीं, अखबार निकलते थे। उनके जरिए ये विचार दूर दूर तक फैल रहे थे। और जो पढ़ नहीं सकते थे उन तक? उनके लिए क्या करते थे कि लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर जोर जोर से पढ़ते थे इन किताबों और अखबारों को, ताकि सब लोग जान सकें कि क्या चल रहा है, क्या नए विचार आ रहे हैं। वो माहौल पूरा बन चुका था। और इसी माहौल में जब लुई 16 ने फिर से नए टैक्स लगाने की बात सोची, तब तो गुस्सा भड़कना ही था। बिल्कुल, लोगों का गुस्सा खासकर उन विशेष अधिकारों वाली व्यवस्था के खिलाफ एकदम से भड़क उठा। तो राजा ने टैक्स लगाने के लिए क्या कदम उठाया? क्या वो खुद ही लगा सकता था टैक्स? नहीं, पुराना जो सिस्टम था, प्राचीन राजतंत्र, उसमें राजा अकेले टैक्स नहीं लगा सकता था। तो फिर उसे एक प्रतिनिधि सभा बुलानी पड़ती थी। उसका नाम था एस्टेट्स जनरल। उसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी नए टैक्स के लिए। अच्छा। तो लुई 16 ने 5 मई 1789 को इसी एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई नए टैक्स का प्रस्ताव पास करवाने के लिए। और ये बैठक कितने साल बाद हो रही थी? पूरे 175 साल बाद। आखिरी बार 1614 में बुलाई गई थी। बाप रे। तो इस बैठक में क्या हुआ? क्या तीसरे एस्टेट की बात मानी गई? यहीं पर मामला फंसा। जो पुरानी परंपरा थी उसके हिसाब से हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होता था। एक वोट, चाहे सदस्य कितने भी हों? मांग रखी कि भाई पूरी असेंबली एक साथ वोट करे और हर सदस्य का एक वोट गिना जाए। ये तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीका हुआ। हाँ, ये रूसो के विचारों से प्रेरित था, लेकिन सम्राट ने ये मांग मानने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या किया तीसरे एस्टेट के लोगों ने? जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो विरोध में सभा से बाहर निकल गए, वॉकआउट कर दिया। वो खुद को पूरे फ्रांस का प्रवक्ता मान रहे थे। अच्छा। फिर 20 जून को वो पास में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां जमा हुए। टेनिस कोर्ट में? हाँ, और वहां उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली? हाँ, और उन्होंने कसम खाई, शपथ ली कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जो सम्राट की शक्तियों को कम करे, तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। कमाल का जज्बा था। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उनके नेता थे मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो तो खुद कुलीन परिवार से थे, लेकिन वो सामंती विशेषाधिकारों के सख्त खिलाफ थे। अच्छा। और आबेसिये पादरी थे। उन्होंने एक बहुत असरदार पैम्फलेट लिखा था, तीसरा एस्टेट क्या है। तो एक तरफ ये नेशनल असेंबली संविधान बनाने में जुटी थी, दूसरी तरफ पेरिस और बाकी फ्रांस में क्या चल रहा था? लोग शांत थे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा फ्रांस उबल रहा था। एक तो कड़ाके की ठंड पड़ी थी, उससे फसल मारी गई थी। ओह। पावरोटी की कीमतें आसमान पर थीं, और जो बेकरी वाले थे वो जमाखोरी कर रहे थे। तो लोगों का गुस्सा तो फूटना ही था। बिल्कुल। औरतें घंटों लाइन में लगी रहती थी रोटी के लिए। गुस्साई औरतों की भीड़ ने कई जगह बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया। और उधर राजा क्या कर रहा था? उधर सम्राट ने सेना को पेरिस की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया था। माहौल बहुत तनाव वाला था। और फिर हुई 14 जुलाई की घटना,
बास्तील वाली। हाँ, 14 जुलाई 1789 को गुस्साई भीड़ ने बास्तील के किले पर हमला कर दिया और उसे नेस्तानाबूद कर दिया। बास्तील का किला ही क्यों? क्योंकि बास्तील को राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतीक माना जाता था। लोगों की नफरत का वो एक तरह से केंद्र बन गया था। भीड़ ने वहां के कमांडर को मार डाला और किले में जो 7 कैदी बंद थे उन्हें छुड़ा लिया। सिर्फ 7 कैदी? हाँ, सिर्फ 7। लेकिन वो किला एक सिंबल था। क्या ये हिंसा सिर्फ पेरिस में ही हुई? नहीं, ये देहात तक, गांवों तक फैली। वहां एक अफवाह उड़ गई। कैसी अफवाह? कि जागीरों के मालिकों ने, मतलब जमींदारों ने, भाड़े के लुटेरे बुलाए हैं जो किसानों की पकी हुई फसलें तबाह कर देंगे। ओह, तो किसान डर गए होंगे? बहुत डर गए और डर के मारे किसानों ने कई इलाकों में जो ग्रामीण किले थे उन पर हमला बोल दिया, अनाज के भंडार लूट लिए और जो लगान वगैरह के कागजात थे उनमें आग लगा दी। इस डर को महान भय या ग्रेट फियर कहा जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे कुलीन अपनी जागीरें छोड़ कर भाग गए। तो अपनी प्रजा का ही रूप देखकर लुई 16 ने क्या किया? कुछ झुका वो? हाँ, उसे झुकना पड़ा। अपनी विद्रोही प्रजा की ताकत देखकर लुई 16 ने आखिरकार नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अच्छा। और ये भी मान लिया कि हाँ, अब उसकी सत्ता पर संविधान का नियंत्रण होगा। और फिर 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। क्या? उन्होंने एक आदेश पारित किया जिससे पूरे सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई। जो विशेष अधिकार थे वो खत्म कर दिए गए, जो धार्मिक टैक्स था टाइद वो खत्म कर दिया गया और चर्च की जो जमीनें थीं वो भी जब्त कर ली गईं। अरे वाह, इससे तो सरकार के पास काफी पैसा आ गया होगा। हाँ, इस एक कदम से ही सरकार को बहुत संपत्ति मिली। तो इसके बाद संविधान बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ा होगा। बिल्कुल। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का ड्राफ्ट पूरा कर लिया। इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था सम्राट की शक्तियों को कम करना और सरकार की ताकत को बांटना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। अच्छा, शक्तियों का बंटवारा। हाँ, इस तरह फ्रांस अब एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब राजा तो रहेगा लेकिन संविधान के दायरे में। इस संविधान की सबसे खास बात क्या थी? क्या इसमें अधिकारों की बात थी? हाँ, बिल्कुल। इसकी शुरुआत ही पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से हुई, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें जीवन का अधिकार, अपनी बात कहने की आजादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने सब बराबर हैं, इन अधिकारों को नैसर्गिक एवं अहरणीय माना गया। नैसर्गिक एवं अहरणीय मतलब ये अधिकार इंसान को जन्म से मिलते हैं और इन्हें कोई छीन नहीं सकता। नेचुरल एंड इनएलिएनेबल। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे। और वो जो प्रतीक इस्तेमाल हुए थे, टूटी जंजीर, गट्ठर, हाँ, वो इसीलिए थे ताकि आम लोग भी इन आइडियाज को आसानी से समझ सकें। जैसे टूटी जंजीर का मतलब आजादी, छड़ों का बंडल मतलब एकता में बल है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख मतलब ज्ञान अज्ञान के अंधेरे को मिटा देगा। दिलचस्प है, लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, क्या सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिले? वोट देने का हक सबको मिला? नहीं, यहीं पर एक बड़ा पेच था। क्या? सबको वोट का अधिकार नहीं मिला। सिर्फ 25 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष। सिर्फ पुरुष? हाँ, सिर्फ पुरुष, और वो भी ऐसे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते हों। अच्छा, तो मतलब अमीरों को ही मिला अधिकार? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। सिर्फ उन्हें ही सक्रिय नागरिक माना गया और वोट देने का हक मिला। बाकी सारे पुरुष और सभी महिलाएं, उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। अरे, ये तो गड़बड़ है। इसकी आलोचना नहीं हुई? हुई, बिल्कुल हुई। ज़्यों पॉल माराज जैसे जो क्रांतिकारी पत्रकार थे, उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, आपने तो गरीबों और शोषितों की किस्मत फिर से अमीरों के हाथ में दे दी। ये व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो आगे क्या हुआ? क्या ये संवैधानिक राजतंत्र टिट पाया? नहीं, तनाव कम नहीं हुआ। लुई 16 ने संविधान पर साइन तो कर दिए थे, लेकिन वो चुपके चुपके प्रशा के राजा से चिट्ठी पत्री कर रहा था, मदद मांग रहा था। अच्छा।
और फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे वहां के राजा भी फ्रांस में जो हो रहा था उससे बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं ये क्रांति उनके देशों में भी ना फैल जाए। तो फिर तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध? हाँ। हजारों लोग खुद से सेना में भर्ती होने लगे। वो मानते थे कि ये राजाओं और कुलीनों के खिलाफ आम जनता की जंग है। और इसी दौरान एक गीत बहुत मशहूर हुआ, मार्सील, जो रॉजर दिलाइल ने लिखा था। हाँ, जो आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। बिल्कुल वही। इस युद्ध का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा और राजनीति में क्या बदलाव आए? देखिए, युद्ध से आर्थिक मुश्किलें तो और बढ़ गईं, और जब मर्द लड़ने चले गए तो घर परिवार चलाने की सारी जिम्मेदारी औरतों पर आ गई। और बहुत से लोगों को अब लगने लगा था कि ये क्रांति अभी अधूरी है, इसे और आगे ले जाना होगा, क्योंकि 1791 के संविधान से तो सिर्फ अमीर लोगों को ही राजनीतिक अधिकार मिले थे। तो लोगों ने क्या किया? लोग राजनीतिक क्लबों में जमा होने लगे। वहां सरकारी नीतियों पर बहस करते थे, अपनी योजनाएं बनाते थे। इनमें सबसे मशहूर और असरदार क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब? इसके सदस्य कौन थे? इसके सदस्य ज्यादातर समाज के कम अमीर तबके के लोग थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर, नौकर वगैरह। और उनका नेता कौन था? उनका नेता था मैक्सिमिलियन रोबस्पेयर। अच्छा, रोबस्पेयर। जैकोबिनों की कोई खास पहचान भी थी क्या? हाँ थी। वो खुद को फैशनेबल कुलीनों से अलग दिखाना चाहते थे। कुलीन लोग घुटने तक की ब्रीचेस पहनते थे ना। हाँ। तो जैकोबिनों ने धारीदार लंबी पतलून पहनी शुरू कर दी। इसीलिए उनको सॉन्ग कुलॉथ कहा जाने लगा। सॉन्ग क्लॉथ मतलब बिना ब्रीचेस वाले। और अब वो आजादी की निशानी के तौर पर एक लाल टोपी भी पहनते थे। अच्छा। तो इन जैकोबिनों ने फिर सत्ता पर कब्जा कैसे किया? 1792 की गर्मियों में हालात फिर बिगड़े। खाने पीने की चीजें महंगी हो गईं, उनकी कमी हो गई। पेरिस के लोग बहुत नाराज थे। तो जैकोबिनों ने इन नाराज लोगों को साथ लेकर एक बड़े विद्रोह की प्लानिंग की। विद्रोह? हाँ। 10 अगस्त 1792 को उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया। वहां राजा रहता था। अच्छा। उन्होंने राजा के गार्ड्स को मार डाला और राजा को बंदी बना लिया। राजा को बंदी बना लिया? हाँ। इसके बाद असेंबली ने प्रस्ताव पास किया कि शाही परिवार को जेल में डाल दिया जाए। फिर नए चुनाव हुए। इस बार वोट का अधिकार किसको मिला? इस बार 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी पुरुषों को वोट का अधिकार दिया गया, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो। ये हुई ना बात? नहीं, महिलाओं को अभी भी नहीं मिला। तो इस नई असेंबली ने क्या बड़े फैसले लिए? ये जो नई चुनी हुई असेंबली थी, इसे नाम दिया गया कन्वेंशन। कन्वेंशन? हाँ। और इसने 21 सितंबर 1792 को एक बहुत बड़ा ऐलान किया। इसने फ्रांस में राजतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया, रिपब्लिक। गणतंत्र? हाँ। यानी अब राजा नहीं होगा? बिल्कुल। गणतंत्र का मतलब है ऐसी सरकार जहां देश का मुखिया चुना जाता है, वो खानदानी नहीं होता। और लुई 16 का क्या हुआ? उसे जेल में रखा? नहीं, कन्वेंशन ने लुई 16 पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। देशद्रोह का? हाँ, और उसे दोषी पाया गया। जनवरी 1793 में पेरिस में सार्वजनिक रूप से प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड पर उसे गिलोटीन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई। ओहो। और रानी का? रानी मैरी एंटोनेट का भी बाद में यही हश्र हुआ। तो फ्रांस अब गणतंत्र बन गया। इसके बाद तो शांति आ गई होगी। काश ऐसा होता, लेकिन नहीं। इसके बाद जो दौर आया 1793 से 94 तक का, उसे इतिहास में आतंकराज या रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। आतंकराज क्यों? क्योंकि रोबेस्पियर के नेतृत्व में जो जैकोबिन सरकार थी, उसने कंट्रोल और सजा देने की एक बहुत ही सख्त पॉलिसी अपनाई। मतलब जो कोई भी गणतंत्र का दुश्मन माना जाता था, चाहे वो पुराने कुलीन हो, पादरी हो या दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के सदस्य हो, या यहाँ तक कि खुद रोबेस्पियर की नीतियों से सहमत न होने वाले उसकी अपनी पार्टी के लोग हों, हाँ। उन सबको गिरफ्तार किया जाता था। उन पर एक खास क्रांतिकारी अदालत में मुकदमा चलता था, और अगर दोषी पाए गए तो सजा सिर्फ एक थी, गिलोटीन। गिलोटीन, वो सिर काटने वाली मशीन? हाँ, डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर हजारों लोगों को इस दौरान गिलोटिन पर चढ़ाया गया। रोबेस्पियर का मानना था कि गणतंत्र को दुश्मनों से बचाने के लिए आतंक जरूरी है, नर्म दिली से काम नहीं चलेगा। इस दौरान आम जिंदगी पर क्या असर पड़ा? सरकार ने बहुत सारे कड़े कदम उठाए। मजदूरी और चीजों की कीमतों की एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी। अच्छा, प्राइस कंट्रोल। हाँ, गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी गई।
किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपना अनाज सरकार द्वारा तय कीमत पर ही शहरों में बेचें। बराबरी लाने के लिए और भी कदम उठाए गए, जैसे महंगा वाला सफेद आटा बैन कर दिया गया, सबके लिए साबुत गेहूं की बनी समता रोटी खाना जरूरी कर दिया। समता रोटी? हाँ, बोलचाल में भी बराबरी लाने की कोशिश हुई। जो पारंपरिक संबोधन थे ना, महाशय और महोदया, हाँ। उनकी जगह सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं के लिए नागरिक और नागरिका शब्दों का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। चर्च बंद कर दिए गए, उनकी इमारतों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। ये आतंक का राज कब तक चला और खत्म कैसे हुआ? रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू की और इतने लोगों को सजा दी कि आखिर में उसके अपने समर्थक भी उससे डरने लगे, परेशान हो गए। अच्छा। तो आखिरकार जुलाई 1794 में कन्वेंशन ने ही रॉबेस्पियर को दोषी ठहराया, उसे गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन उसे भी गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया, उसी की मशीन से। हाँ। तो रॉबेस्पियर के बाद फ्रांस में क्या हुआ? किसके हाथ में सत्ता आई? जेकोबिन सरकार के गिरने के बाद सत्ता एक बार फिर से फ्रांस के जो अमीर लोग थे, खासकर मिडिल क्लास के संपन्न तबके, उनके पास वापस आ गई। अच्छा। एक नया संविधान बनाया गया और उसमें फिर से उन लोगों को जिनके पास संपत्ति नहीं थी, वोट के अधिकार से बाहर कर दिया गया। फिर से वही बात। हाँ, इस नए संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदें थीं और सरकार चलाने के लिए 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई गई, जिसे कहते थे डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। ये व्यवस्था कैसी चली? क्या ये स्थिर रही? देखिए, इसे बनाने का मकसद तो यही था कि सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में ना आ जाए, जैसा जेकोबिनों के राज में रॉबेस्पियर के साथ हुआ था। हाँ। लेकिन हुआ ये कि इन 5 डायरेक्टरों का आपस में ही झगड़ा होता रहता था और उनका विधान परिषदों से भी टकराव चलता रहता था। तो मतलब राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। बिल्कुल। और इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया सेना के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और काबिल जनरल ने, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके सत्ता में आने का रास्ता इसी डायरेक्टरी के दौर की अस्थिरता ने तैयार किया। अच्छा, नेपोलियन, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, ये जो पूरी क्रांति हुई, इतनी उथल पुथल हुई, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी? क्या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? क्या उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार मिले? देखिए, महिलाएं तो क्रांति में शुरू से ही बहुत एक्टिव थीं। हाँ, कैसे? जैसे अक्टूबर 1789 में हजारों औरतें पेरिस से वर्साय तक पैदल मार्च करके गई थी, राजा को वापस पेरिस लाने के लिए। उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया। उन्हें उम्मीद थी कि ये जो नई क्रांतिकारी सरकार बनेगी, वो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कानून बनाएगी। उस समय ज्यादातर महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तीसरे स्टेट की जो ज्यादातर महिलाएं थीं, उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता था। क्या काम करती थी? सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचना या अमीर घरों में घरेलू काम करना। और उनकी मजदूरी पुरुषों के मुकाबले कम थी। ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई या कोई खास हुनर सीखने के मौके नहीं थे। सिर्फ कुलीन या अमीर परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। तो क्या उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई? उठाई, बिल्कुल उठाई। महिलाओं ने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब शुरू किए, अपने अखबार निकाले। फ्रांस के अलग अलग शहरों में करीब 60 महिला क्लब बन गए थे। अच्छा। इनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर था। उनकी मुख्य मांग क्या थी? उनकी सबसे जरूरी मांग थी कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। जैसे? वोट देने का अधिकार, असेंबली तेरे चुने जाने का अधिकार और राजनीतिक पद संभालने का अधिकार। वो 1791 के संविधान से बहुत निराश थीं, जिसने उन्हें निष्क्रिय नागरिक बना दिया था। क्या क्रांतिकारी सरकार ने उनकी कुछ बातें मानी? कोई सुधार हुए? हाँ, शुरू के सालों में कुछ कानून बने जिनसे महिलाओं की स्थिति सुधरी। क्या थे वो कानून? जैसे सरकारी स्कूल खोले गए और लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को जरूरी बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। ये तो अच्छा हुआ। हाँ, शादी को एक स्वैच्छिक कॉन्ट्रैक्ट माना गया जिसका रजिस्ट्रेशन होता था। तलाक को कानूनी बना दिया गया और मर्द औरत दोनों को अर्जी देने का हक मिला। महिलाएं अब चाहें तो व्यावसायिक ट्रेनिंग ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं, छोटे मोटे बिजनेस चला सकती थीं। लेकिन राजनीतिक अधिकारों का क्या हुआ? वोट का अधिकार मिला? नहीं, राजनीतिक अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहा और जब आतंक का राज आया, हाँ, तब तो जेकोबिन सरकार ने महिला क्लबों को बंद करवा दिया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया। अरे! और कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार करके फांसी भी दे दी गई, जैसे ओलिम्प देगूज, जिन्होंने पुरुषों के घोषणा पत्र के जवाब में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा था। तो मतलब राजनीतिक अधिकार उन्हें नहीं मिले?
नहीं, फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला, 1946 में। 1946, इतना लंबा संघर्ष। अच्छा, क्रांति का एक और पहलू था जिस पर बात होनी चाहिए, दास प्रथा। उसका क्या हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। फ्रांसीसी उपनिवेश थे ना कैरिबियन द्वीपों में, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप, सैन डोमिंगो। हाँ, जहां से तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी वगैरह आता था। बिल्कुल। वहां के बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की बहुत कमी थी, तो इस कमी को कैसे पूरा किया जाता था? दासों से? हाँ, अफ्रीका से लाए गए दासों से। ये एक पूरा सिस्टम था जिसे त्रिकोणीय दास व्यापार कहते थे, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। ये कैसे काम करता था? फ्रांस के जो सौदागर थे वो बोर्दे या नानते जैसे बंदरगाहों से जहाज लेकर अफ्रीका के तट पर जाते थे। वहां वे लोकल सरदारों से गुलाम खरीदते थे। हाँ, फिर उन दासों को दागा जाता था, उन्हें हथकड़ियां पहनाकर अटलांटिक महासागर के पार करीब 3 महीने की लंबी और दर्दनाक समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। बहुत अमानवीय था ये। बिल्कुल। और फिर कैरिबियन पहुंचकर उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। इसी दास व्यापार की वजह से बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह शहर बहुत अमीर हो गए थे। क्या फ्रांस में इस दास प्रथा का विरोध नहीं होता था? 18वीं सदी में इसकी ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में इस पर लंबी बहस जरूर हुई कि क्या लोगों के जो अधिकार हैं वो उपनिवेशों के दासों पर भी लागू होने चाहिए। हाँ। लेकिन जो व्यापारी इस दास व्यापार से पैसा कमाते थे, उनके विरोध के डर से कोई कानून पास नहीं हो पाया। तो फिर ये खत्म कब हुई? आखिरकार जब जैकोबिनों का शासन आया तो 1794 में कन्वेंशन ने एक कानून पास किया। क्या? कि फ्रांस के जितने भी उपनिवेश हैं वहां सभी दासों को आजाद कर दिया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये जैकोबिन सरकार के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो क्या ये हमेशा के लिए खत्म हो गई? दुर्भाग्य से नहीं, ये कानून सिर्फ 10 साल ही चल पाया। क्यों? क्योंकि जब नेपोलियन सत्ता में आया तो उसने 1804 में दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। क्यों? शायद बागान मालिकों को खुश करने के लिए, उनके आर्थिक हितों के लिए। फ्रांस के उपनिवेशों से दास प्रथा पूरी तरह से 1848 में खत्म हुई। 1848 में? हाँ। काफी देर से। और हाँ, वो निग्रो शब्द जो इस्तेमाल होता था। हाँ, ये बताना जरूरी है कि उस समय अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए नीग्रो शब्द इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसे एक अपमानजनक शब्द माना जाता है और इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर ये जो क्रांति हुई, इसने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदला? मतलब क्या राजनीति, लोगों के कपड़े, उनकी भाषा या वो क्या पढ़ते हैं, इन सब चीजों को बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। और फ्रांस में 1789 के बाद पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जिंदगी में कई ऐसे बदलाव आए। जैसे? सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप? हाँ, बास्तील के पतन के बाद 1789 की गर्मियों में ये कानून आया। पुराने राजतंत्र में क्या था कि कोई भी लिखी हुई चीज, किताब हो, अखबार हो या नाटक हो, उसे राजा के सेंसर ऑफिसर से पास करवाना पड़ता था। उनकी इजाजत के बिना कुछ छप या मंच पर खेला नहीं जा सकता था। अच्छा। लेकिन अब जो अधिकारों का घोषणा पत्र आया, उसने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, किताबों, छपी हुई तस्वीरों की जैसे बाढ़ आ गई। अच्छा। और ये सारी चीजें तेजी से देहात तक भी पहुंचने लगी। इनमें फ्रांस में जो घटनाएं हो रही थीं, उनका ब्यौरा होता था, उन पर अलग-अलग लोगों की टिप्पणियां होती थीं। यानी विचारों का खुला आदान प्रदान होने लगा। घटना को एक पक्ष से ही नहीं बल्कि अलग-अलग नजरियों से देख सकते थे। और जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उन तक ये विचार कैसे पहुंचे? उनके लिए नाटक, संगीत और जो उत्सवी जुलूस निकलते थे, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इनमें अक्सर स्वतंत्रता और न्याय जैसे राजनीतिक और दार्शनिक विचारों को सरल तरीके से पेश किया जाता था। तो अनपढ़ लोग भी इन तरीकों से उन विचारों से जुड़ पाते थे, उन्हें समझ पाते थे। तो मतलब क्रांति सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, वो सामाजिक और सांस्कृतिक भी थी। हाँ, बिल्कुल। और अंत में नेपोलियन का क्या हुआ? और इस पूरी क्रांति की सबसे बड़ी विरासत क्या रही? हम इसे कैसे याद रखें? देखिए, 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया।
वो यूरोप को जीतने निकल पड़ा। उसने कई पुराने राजवंशों को हटाया, नए साम्राज्य बनाए। उसने कुछ कानून भी बनाए, जैसे निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून, नाप तौल की एक जैसी दशमलव प्रणाली लागू की। हाँ, ये तो काफी उपयोगी रही होगी। हाँ, शुरू में तो बहुत से लोगों को लगा कि नेपोलियन एक मुक्तिदाता है जो जनता को आजादी दिलाएगा, लेकिन जल्दी ही उसकी सेनाओं को हमलावर माना जाने लगा। आखिरकार 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। लेकिन अगर हम क्रांति की विरासत की बात करें, हाँ, तो नेपोलियन आए और गए, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति की जो सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी देन है, वो है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार, राइट टू लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। अच्छा, ये विचार सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहे। 19वीं सदी में ये फ्रांस से निकलकर बाकी पूरे यूरोप में फैले, और इन्हीं विचारों के कारण वहां भी जो पुरानी सामंती व्यवस्थाएं थीं, उनका खात्मा हुआ। और यूरोप के बाहर? यूरोप के बाहर जो औपनिवेशिक समाज थे, जो गुलामी में जी रहे थे, उन्होंने भी इन विचारों से प्रेरणा ली। उन्होंने संप्रभु राष्ट्र राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चलाए, उनमें दास्ता से मुक्ति के विचार को एक नई परिभाषा दी। क्या भारत में भी इसका कोई असर हुआ? हाँ, बिल्कुल। भारत में टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय जैसे विचारक उन लोगों में से हैं जिन्होंने क्रांतिकारी फ्रांस से उपजे विचारों से प्रेरणा ली। राममोहन रॉय तो फ्रांस की क्रांति और उसके बाद हुई जुलाई क्रांति से इतने प्रभावित थे कि वो अक्सर उसी के बारे में बात करते थे। दिलचस्प है। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि आधुनिक दुनिया का इतिहास सिर्फ आज़ादी और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी नहीं है। इसमें हिंसा, तानाशाही, मृत्यु और महाविनाश की कहानियां भी शामिल हैं। तो हमने देखा कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को उखाड़ फेंका, एक गणतंत्र बनाया, अधिकारों का ऐलान किया। लेकिन इसी सफर में हमने आतंक और हिंसा का एक भयानक दौर भी देखा। इस पूरी उथल-पुथल ने समाज के हर पहलू को, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी को भी बहुत गहराई से बदल दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या? देखिए, ये क्रांति शुरू तो हुई थी यूनिवर्सल राइट्स के बड़े ऊंचे आदर्शों के साथ, है ना? हाँ। लेकिन इसी क्रांति ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से बाहर रखा। शुरुआत में इसने दास्ता को भी बने रहने दिया। इसका लक्ष्य था स्वतंत्रता और समानता लाना, लेकिन इसका एक नतीजा नेपोलियन की तानाशाही भी निकला। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो इन विरोधाभासों को देखते हुए हम किसी क्रांति की सफलता या असफलता का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, उसे कैसे जज करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद आगे भी सोचने की जरूरत है।